नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत के इस क्रांतिकारी मंच एग्जामपुर पर आप सभी का स्वागत है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से इस बात को हमें समझना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कई तरीके होते हैं हमारे पास। बचपन से जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो पढ़ते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, यानी मध्य पदों को हम ब्रेक करके दो पदों में ब्रेक करके इस चीज को हम हल करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन कई बार क्या होता है, इस मेथड में बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है नंबर्स को सर्च करना। हम ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि नंबर्स क्या है हमारे दो। तो फिर एक और तरीका आता है, फिर आपने पढ़ रखा होता है इसे परफेक्ट स्क्वायर में। तो फिर आप करते क्या है, इसे परफेक्ट स्क्वायर में नंबर को ब्रेक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर से ही हमारा एक और तरीका निकलता है, जिसे हम श्रीधराचार्य के नाम से जानते हैं। हमने कई बार इस बात को पढ़ रखा होता है कि जो हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। लेकिन हमारे सामने प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि ये आता कहां से है। ये जो फॉर्मूला है वास्तव में, इससे हम क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण के यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल यानी रूट निकाल लेते हैं। इस बात को हम समझते हैं। लेकिन ये जो हमारा फॉर्मूला है द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य वाला, ये निकलता कहां से, हमारे सामने प्रश्न ये उठता है। तो हम इस बात को पहले क्लियर करते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है कहीं और से नहीं, ये जो हमारा निकलता है ये परफेक्ट स्क्वायर जो वाली मेथड होती है उसी से हम निकालते हैं इस बात को। परफेक्ट स्क्वायर से हम इस चीज को ड्राइव करके इस फॉर्मूले तक पहुंच चुके होते हैं। कैसे पहुंचते हैं, आइए इस बात के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा, हमारे सामने एक जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस बात को हम बहुत बढ़िया से जानते हैं। यदि हम आपसे बात कहें कि इसे हम परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करें तो आप कैसे करेंगे। यदि हमें इस द्विघात समीकरण को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, उसका 1 होना अति आवश्यक है। फिर आपके सामने एक और प्रश्न आता है कि हम 1 कैसे बनाएं। तो 1 बनाने के लिए आप करिए क्या, इसमें से कॉमन करिए, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसे ही कॉमन कर लीजिए आप। जब ऐसा आप करते हैं तो वहां पर जो कोएफिशिएंट बनेगा एक्स स्क्वायर का वो 1 बनेगा। कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर आपसे देखा, यदि हमने इस क्वेश्चन में a को हमने कॉमन किया, यदि हम इसमें a को कॉमन करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो 1 बनाना है, और एक बनाने का हमारा जो तरीका है वो एकमात्र तरीका है कि हम कॉमन कर लेंगे। इस बात को आप बहुत बढ़िया से समझते हैं। यदि हम इसमें कॉमन करेंगे, और कॉमन का मतलब होता है भाग देना, यानी हमें करना क्या है, सिंपली इस इक्वेशन में a से भाग दे देना है। जब हम इसमें a से भाग देंगे तो हमारे सामने ये आता है कि हम इसमें से a कॉमन लिया, ये बाहर निकल आया, हमारा इधर कितना बचेगा, तो आप इधर कहेंगे इधर हमारा बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर। इधर कितना आएगा, इधर तो आपने ए है ही नहीं, क्योंकि हमने बचपन में जो चीजें पढ़ रखी हैं वो इस बात को पढ़ रखी हैं कि हम कॉमन वही नंबर लेते हैं जो वास्तव में मिलते हैं, हमें दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ तो हम जबरन कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कॉमन लेने का। तो करते क्या है, इस बात को मैं समझना है कि कॉमन का मतलब ही भाग देना होता है वास्तविकता में। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि हमें काम पड़ रहा हो कॉमन लेकर ही, तो हम जबरन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जबरन का मतलब यहाँ पर होगा कि जिस पद में हमें क्या जो कॉमन वाला नहीं दिख रहा होगा, हम उसमें करेंगे क्या, डिवाइड के रूप में लिख देंगे, भाग के रूप में लिख देंगे, क्योंकि कॉमन का मतलब ही हमारा यहाँ पर भाग देना है। यदि वास्तव में कॉमन का रूप मतलब यहाँ पर भाग देना है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर यदि नहीं है तो हम करेंगे क्या, हमारा जो आएगा वो हम क्या कर देंगे, इसे भाग देंगे। यहाँ भी हमने वही किया बेसिकली, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर बटे ए किया तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया। वो अलग बात है कि यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ ए है ही नहीं। जब यहाँ नहीं है तो फिर हमारा यही रहेगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। आगे यदि हम आएंगे तो हमारा इधर जो आएगा वो आएगा कितना, c/a। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली यहाँ पर a कॉमन किया। अब जो a है हमारा, ये पूरा का पूरा गुणा में है। गुणा में यदि हम इसका पक्षांतर करेंगे, इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे, तो ये वाली जो चीज होगी वो यहाँ पर आ जाएगी हमारी 0 के बटे में, क्योंकि गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, भाग में। इस बात को आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। तो आप इधर देखें बहुत ध्यान से, तो आपके पास जो आएगा इधर हमारा जो है वो x आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपकी क्लियर होगी। तो हमने करना क्या है, इधर बहुत ध्यान से देखें तो b/a x प्लस कितना आ जाएगा हमारा, c/a आ जाएगा। यहाँ पर जो 0 यहाँ करेंगे क्या, हम जो a जो होगा हमारा वो कहाँ आ जाएगा, 0 के बटे में आ जाएगा। तो जब आप इस बात को समझें कि 0 बटे a आएगा, तो 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दें सिवाय 0 के, आपका 0 ही आएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। तो 0 आएगा तो हम कर क्या लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट ही 0 लिख लिया हमने। इतने हम समझदार हैं कि यदि हम 0 में a का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब करते क्या है, हमें इस बात को समझें। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, समझने के लिए करना हमें वही है। समझने के लिए हम करेंगे क्या, बहुत ध्यान से इस बात को देखें कि जो x का गुणांक है
यहाँ पर जो हमारा x का गुणांक होगा, ध्यान से, तो x के गुणांक की यदि बात करें, x के कोफिशिएंट की बात करें, तो आप जो बोल रहे हैं वो कितना है, तो आप बोलेंगे b/a जो है हमारा वो x का गुणांक है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, b/a जो गुणांक है किसका है, x का है। तो इसको पहले आप आधा करिए। तो आप इस बात को जानते हैं किसी भी को भी में आधा करना है तो हम नीचे 2 लिख देते हैं। यदि हम जैसे आधा करेंगे, इसको जब हम आधा करेंगे तो ध्यान से इस बात को आप समझें। आधा करने के लिए क्या करेंगे हमने आधा करने के लिए क्या किया, इसको ऐसे समझो आप। हमने b/a को जब आधा किया तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आधा कर लिया हमने। उम्मीद करते इतनी बात क्लियर होगी। आधा करने के बाद हमने क्या करना है, इसी का वर्ग कर लेना है। आधा करने के बाद जो भी हमारे पास परिणाम आए उस परिणाम का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। बहुत ध्यान से इस बात को आप समझते हैं। तो हमने जब इसका वर्ग किया, इसको हमने आधा किया और आधा करने के बाद वर्ग किया। जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास जो परिणाम आ रहा है वो आ रहा है b/2a का होल स्क्वायर। इतना ही तो आ रहा है। तो आपने करना क्या है, इसी नंबर को आप इसमें जोड़ दीजिए और उतना ही घटा दीजिए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब किसी आप पर्टिकुलर नंबर में किसी पर्टिकुलर नंबर को ऐड करते हैं और उसी को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी उतना ही जोड़ देते हैं और उतना ही घटा देते हैं, तो संख्या के वास्तविक परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इस बात को जानते हैं, यानी उतना ही घटाना है और उतना ही जोड़ना है। ऐसा मैथमेटिक्स में हम कर सकते हैं। इस बात को हम बहुत बढ़िया तरीके से समझते भी हैं और हमने किया भी है इस चीज को बहुत बार। तो हमने करना क्या है, वही करना है। यदि हम करेंगे, ये चीज इसके इक्वल नहीं है, हमने आपको बताया, इसको हमने आधा किया और आधा करने के बाद वर्ग करते हैं हम। जब वर्ग करेंगे तो ऐसे देखेंगे आप यहाँ पर, बहुत ध्यान से इस बात को। हमने कहा x² और हमारा जो इधर आएगा वो आएगा b/a, x आएगा। और हमने करना क्या है, बहुत ध्यान से इस बात को समझे, जो हमारा b/2a आएगा, b/2a के होल स्क्वायर को हमने जोड़ दिया और इतने को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो आप कहेंगे कि इसकी कैलकुलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। अब आप कहेंगे c कहाँ गया, c/a कहाँ गया, तो c/a कहीं नहीं गया, सिर्फ हमने इसे पीछे लिख दिया है। बाकी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने इन चीजों को बहुत बढ़िया से यहाँ तक समझा। अब एक छोटी सी समझ को और हमें विकसित करना है। बहुत ध्यान से इस बात को देखेंगे। जब आपका, बहुत ध्यान से समझिए इस बात का, जब आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जब आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो यहां पर जो आपका बन रहा होगा वो या तो a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा होगा। क्यों बन रहा है, इसका नाम ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब तक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी, और पूर्ण वर्ग बनने का मतलब क्या है, स्क्वायर आएगा। स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर 2 ही कंडीशन बनेगी, या तो a+b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a-b का होल स्क्वायर बनेगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। इसको थोड़ा सा यदि और कैलकुलेट करें, हम अपनी समझ को और यदि विकसित करें, तो ये वाली चीज देखनी है हमें। ये हमारा जो नंबर है इसको हम यदि a मान लें और इस पूरे वाले को b/2a को हम क्या मान लें, b मान लें, तो ये हमारा a² हो गया, ये हमारा क्या हो गया, b² हो गया। उम्मीद इतनी बात क्लियर होगी। यदि a वाला टर्म हमें 2ab के इक्वल दिख जाए, यदि a वाला b/ax यदि हमें 2ab के इक्वल दिख जाए तो हम इस बात को बोल पाएंगे कि a² + 2ab + b² का फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन ये हमें जो हमारा ये है b/ax, ये 2ab के बराबर हमें दिखे तब ना। इसको हम एक बार चेक करते हैं क्या वास्तव में ये b/ax जो है वो 2ab के बराबर है। तो हमने करना क्या है, बहुत ध्यान से इसको हम चेक कर लेते हैं। तो a की जो वैल्यू है, पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो 2a की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, x है। और जो हमारी b की वैल्यू होगी, उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी, जो b की वैल्यू होगी हमारी वो होगी b/2a। इस तरीके से हम मान के चल रहे हैं। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 2 से 2 आपका जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके सामने क्या बचेगा, आपके सामने जो बचेगा वो बचेगा b/ax। क्या वास्तव में ये 2ab की वैल्यू नहीं है, तो आप कहेंगे तो 2ab की वैल्यू ही है। यदि वास्तव में ये 2ab की वैल्यू है तो हमारा ये फॉर्मूला नहीं बन गया सीधा a² + 2ab + b², तो आप कहेंगे बिल्कुल बन गया। यदि बिल्कुल बन गया तो हम इसे क्या करेंगे, यदि हम इसको फॉर्मूला हमारा बन ही गया है तो हम इसे करेंगे क्या, x + b/2a का जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आपकी क्लियर है। यानी यहां तक हमने क्या कर लिया, ये हमारा यहां से यहां तक का जो है वो फॉर्मूला बन चुका है। आगे हम क्या करेंगे, आगे हमने क्या करना है, इसका यदि हम पक्षांतर करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक तो हमारा फॉर्मूला ही बन चुका है। ये क्या करेंगे, यदि हम इसका पक्षांतर करें, यदि बहुत ध्यान से आप इस बात को देख रहे हो, तो आपका जो इधर आएगा वो क्या आएगा, b/2a का होल स्क्वायर करेंगे इधर हम ध्यान से, और इधर जो हमारा आएगा ये इसका जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी c/ये। इन बातों को हमने समझने के लिए किया था। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। हमने 2ab के बराबर साबित कर दिया, किसको कर दिया, b/ax को साबित कर दिया। आइए आगे कैलकुलेशन करते हैं। आगे कैलकुलेशन करने के लिए हम करेंगे क्या, आगे कैलकुलेशन करने के लिए हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो हम पहले जानते हैं बहुत ध्यान से, हमारा जो इधर है वो क्या है, तो आप कहेंगे x/b/2a का होल स्क्वायर। इस बात को आप बहुत बढ़िया से देख ही चुके थे कि यहाँ पर हमारा ये लिख रखा था। और आगे जो हमारा आएगा, आगे जो हमारा आएगा वो क्या आएगा,
तो आगे जो हमारा होगा वो होगा b/2a का होल स्क्वायर, और आगे हमने क्या लिखा था, तो आगे लिख रखा था हमने माइनस, आइए देख लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या था, तो आगे था हमारा c/a। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। आइए बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो था वो था हमारा c/a। इस बात को हमें समझना है, इतनी बात उम्मीद करते हैं क्लियर होगी। इसको थोड़ा सा यदि हम आगे और करेंगे तो आप इस बात को बहुत बढ़िया से समझते हैं कि ये जो हमारा आएगा वो आएगा, इसको हमने अभी कुछ नहीं किया, इसको हमने सिंपली एज इट इज लिखा, ज्यों का त्यों लिखा। यदि हमने ज्यों का त्यों लिखा तो फिर इसको हम यदि करेंगे खोलेंगे तो आपके पास आ रहा होगा, वो आ रहा होगा b²/4a²। कितना आ रहा होगा, b²/4a²। आगे यदि हम इसको लिखें तो हमने क्या करना है, c/a ही आएगा हमारा। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। यदि इतनी बात क्लियर है तो आप इस तरीके से और इसे करिए। हमने किया कुछ नहीं है, यदि हमारे पास ये सिंपल फ्रैक्शन बन रही है, साधारण भिन्न बन रही है, तो हम करेंगे क्या, इसे भिन्न के तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और भिन्न के तरीके से यदि सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 4a²। उम्मीद करते इतनी बात क्लियर होगी। 4a² हमने एलसीएम लिया, इसको इसमें डिवाइड किया तो हमारा जो आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, b² माइनस कितनी बार जाएगा, 4a टाइम्स जाएगा, a से ये कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो 4a। तो 4a का यदि हम गुणा करेंगे तो आप जान पा रहे होंगे इधर हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, 4ac आ जाएगा। b² माइनस 4ac बटे 4a² आ रहा होगा। अब करिए क्या, ध्यान से इस बात को आप समझें। ये जो वैल्यू है हमारी, बहुत ध्यान से इस बात को यदि आप समझें तो ये हमारी जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, x प्लस b/2a के होल स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। उम्मीद करते इतनी बात क्लियर होगी आपकी। अब हमने करना क्या है, इस बात को आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझे। हमने आपसे कहा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बस हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। हमने कहा कि हमारे सामने एक रिजल्ट है x² बराबर 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यदि x² के बराबर हमारा 4 है तो x की वैल्यू क्या आएगी। तो आप कहेंगे, बहुत ध्यान से इस बात को समझें, हमारे सामने यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। आप करिए क्या, इस चीज़ को हमने यहाँ इसको 4 को यदि 2 की पावर 2 लिख दिया तो इसमें कहीं कोई बुराई है, तो आप कहेंगे इसमें बिल्कुल बुराई नहीं है, हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ा है कंपैरिजन के थ्रू, यदि हमारी पावर इक्वल होती है तो हमारे बेस भी इक्वल होते हैं, यदि हमारे बेस इक्वल होते हैं तो हमारी पावर भी इक्वल होती है। इन चीज़ों को हमने कंपैरिजन मेथड के थ्रू बहुत बढ़िया से जान रखा है। तो हमने करना क्या है, इस बात को समझें, अगर पावर हमारी सेम है तो हमारे जो बेस होंगे वो भी सेम होंगे। इतनी बात आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। लेकिन यदि एक बात आप भूल रहे हैं शायद, इस तरीके से हम एक और चीज कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, इस बात को आप देखें। हमने इस चीज को ऐसे किया, एक तो हमारा x के बराबर कितना आ गया, प्लस के 2 आ गया। हमने किया क्या है, इस चीज को आप बहुत बढ़िया से देखें यदि, तो हम क्या इस चीज को x² बराबर -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बार आप सोच के देखें, कल्पना करिए क्या ये बात भी हमारी सही है। तो आप करेंगे यहाँ पर क्या, माइनस जब 2 का वर्ग करेंगे या तो -2 का स्क्वायर करने पर आपके पास जो परिणाम आएगा तो वो +4 ही आएंगे। तो आपके मन में अब आ रहा है कि हाँ -2 भी हो सकते हैं, लेकिन आप पहले ऐसा नहीं सोच रहे थे, पहला आप इसलिए नहीं सोच रहे थे। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, x की जो वैल्यू आएगी, आप कंपेरिजन करेंगे, जब पावर इक्वल होती है तो बेस भी इक्वल होते हैं, तो x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, -2। यानी अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू आई वो +-2 आई। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। तो हमने करना क्या है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। बात हमारी ये है कि यहाँ से जब स्क्वायर ट्रांसफर होगा यहाँ पर, तो जो इस संख्या के जो रिजल्ट्स आएंगे ना, वो एक प्लस में भी आ सकते हैं और माइनस में भी आ सकते हैं। कई बार क्या हम जल्दबाजी में सिर्फ प्लस को ही लेते हैं और माइनस को छोड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में सही है, नहीं है। नहीं है तो फिर हमें करना क्या होगा, हमें दोनों संख्याओं के चिन्ह लेने, हमें संख्या के दोनों चिन्ह लेने होंगे। कैसे करेंगे, इस बात को आप बहुत बढ़िया से समझें। तो हमने कहा x प्लस b/2a इक्वल टू जो होगा हमारा, इधर से स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो ये संख्या प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो हमने कर क्या लिया, प्लस माइनस लगाया यहाँ पर, इस तरीके से समझिए। तो हमने यहाँ पर किया क्या है, b² माइनस 4ac। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, हमने आज जाना है कि कैसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, और 4a²। बहुत बढ़िया से आप समझें इस बात को। इतनी चीज़ें उम्मीद करते हैं हमने बहुत बढ़िया से कर ली हैं। हमने करना क्या है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। तो x प्लस b/2a आएगा हमारा, और इक्वल टू में कितना आएगा। आप इस बात को समझते हैं कि जो अंडर रूट है हमारा, ये जो रूट है ये दोनों संख्याओं के ऊपर लगा है, नीचे वाले के ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर भी। तो आप जब नीचे वाले को इसको जब अंडर रूट सेपरेट करेंगे, अलग अलग अंडर रूट करेंगे, आप तो एक बहुत बढ़िया सी बात देख रहे होंगे। ध्यान से इस बात को आप समझें कि जो ऊपर वाली संख्या होगी उसके ऊपर से अंडर रूट नहीं हट पा रहा होगा, b² माइनस 4ac ही आएगा। लेकिन नीचे वाली संख्या यदि आप बहुत गहराई से देखें तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यदि a² का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यानी अभी तक हम जो पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं x प्लस
बी अपॉन 2a इक्वल टू होगा हमारा प्लस माइनस क्या होगा और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो आप समझ पा रहे होंगे हमने करना क्या है। हमारे पास अभी तक जो रिजल्ट आया है वो आया है x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू क्या आया है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो आया है वो आया है प्लस माइनस कितना आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत ध्यान से इस बात को समझें आप। और बटे में क्या चीज़ आ गई है हमारी, तो बटे में आप जो बोल रहे हैं वो आ गई है 2a। बहुत ध्यान से इस बात को समझें। हमने करना क्या है, हमें जो x की वैल्यू निकालनी है। अब जो हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो हमने करना क्या होगा, बाकी सारी संख्याओं का हमें क्या करना, ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतर करना होगा। यदि हम पक्षांतर करने पे आएंगे, बहुत ध्यान से इस बात को आप समझें, तो ये वाली जो चीज़ हमारी आएगी, इस संख्या का जो चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी हमारा इधर जो आएगा वो आएगा माइनस बी अपॉन 2a। उम्मीद करते इतनी बात क्लियर होगी। और हमारा जो इधर है वो क्या है, प्लस माइनस, ध्यान से इस बात को आप देख पा रहे होंगे। इधर जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात यहाँ तक आपको क्लियर होगी। यदि इतनी बात आपकी क्लियर है तो बस क्वेश्चन करना है, हमें सीधा एक और स्टेप और लिखना है। और स्टेप यदि हम लिखेंगे तो हमने करना क्या है, फ्रैक्शन बन रही। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है अभी तक कि यहाँ दो चिन्ह आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे एक ही चिन्ह मान के रखिए थोड़ी देर के लिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आपने करना क्या है, इसको जब आप फिर से फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या, इधर भी 2a है इधर भी 2a है, तो आप क्या करेंगे, 2a एलसीएम ले लेंगे। जब भी आप 2a एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास जो इधर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, माइनस बी प्लस माइनस, क्योंकि ये संख्या का जो चिन्ह है वो दोनों के बीच में है, तो इधर ही लिखेंगे हम। x बराबर जो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, बहुत ध्यान से इस बात को समझें, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और इस फॉर्मूले को हमने बहुत बढ़िया से समझा है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। ये फॉर्मूला कहीं और से नहीं, ये सिर्फ फॉर्मूला जो हमने किया है ना, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसको हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज किया। उसको थोड़ा सा यदि हमने आगे सॉल्व किया तो हमारे पास एक बेहतरीन सा रिजल्ट निकल के आता है, जिसे हम क्या, श्रीधराचार्य के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। ये यहाँ से हम एक छोटी सी चीजें और समझ लेते हैं, थोड़ा सा समय लेके आपका समझ ही लेते हैं कि यहाँ पर जो रूट्स निकलेंगे ना हमारे, उनका नेचर क्या होगा। इस बात को आप समझते हैं कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या निकालेंगे इस फॉर्मूले से, तो आप कहेंगे रूट यानी मूल्य निकालेंगे हम। यदि आपको इस फॉर्मूले का यूज यदि वहां भी करना है, कहां पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो आप वहां भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वहां पर क्या करिए आप, उसको जब आप जीरोज निकालेंगे ना, तो उसके क्या निकलेंगे, जीरोज निकलेंगे। जब जीरोज निकलेंगे तो फिर आप उस जीरोज को जब पक्षांतर करेंगे ना, तो जो हमारे पास परिणाम बनेगा वो परिणाम हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। यानी हम इसकी मदद से जब हमें नंबर ना मिल रहे हों, जो हम नंबर सोचते हैं गुणा करने से इतना चाहिए, जोड़ने से इतना चाहिए या घटाने से इतना चाहिए, तो जिस तरीके से हम नंबर सोचते हैं वो नंबर यदि हमारे पास नहीं मिलते हैं तो करने क्या सकते हैं, हम इस फॉर्मूले के थ्रू जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इस छोटे से, इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात कर लेते हैं हम, क्या, इसके जो रूट्स आते हैं, रूट का नेचर क्या होता है, मूलों की प्रकृति क्या से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी हम थोड़ा सा समय लेते हैं आपका। हमने करना क्या है, इस बात को आप बहुत बढ़िया से समझिए। एक छोटी सी बात हमने और समझनी है, रूट्स का नेचर जानने से पहले इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट समझना है, काल्पनिक संख्याओं के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना समझना है हमें अपने स्तर पर कि रूट के अंदर यदि कोई संख्या निगेटिव आए, कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर निगेटिव आती है, तो आप ये समझेंगे कि जो संख्या होगी हमारी वो क्या होगी, इमेजिनरी नंबर होगी, वो काल्पनिक संख्या होगी। इस बात को आप समझें, इमेजिनरी जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। कब होगा, इतना सा हमें समझना है। बाकी इसके समझने के लिए और भी तरीके हैं, लेकिन हमें अपने स्तर पर इस बात को इतना समझ लेना है। बाकी आप इमेजिनरी नंबर को इस तरीके से भी जानते हैं, किसी नंबर के साथ यदि आयोटा लगा हुआ जाए तो भी हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। इसको एक और तरीका समझने के लिए, किसी नंबर का यदि स्क्वायर करेंगे तो उसका रिजल्ट निगेटिव आ गया, तो इस बात को भी आप बहुत बढ़िया से समझते हैं कि वो जो नंबर होगा वो भी आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि रूट के अंदर कोई संख्या यदि निगेटिव आती है तो फिर जो आपकी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, काल्पनिक संख्या। बाकी सारी संख्याएं जो होंगी वास्तविक होंगी। तो यहां से हम एक छोटी सी बात समझ पाए कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। हमें रूट्स के नेचर को जानने से पहले इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक था। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। अब सीधा आते हैं हम उसके नेचर पर, कि इसका नेचर कैसे निकालते हैं। हमने एक छोटी सी बात कही, एक छोटी सी बात यदि हम इस बात को समझें, नेचर यदि निकालना है तो हमने फॉर्मूले को पढ़ना है एक बार। आपको एक्स बराबर क्या पढ़ना है, फटाफट पढ़ें आप। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? इसे श्रीधराचार्य के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है, इसके हमें नेचर को जानना होगा। नेचर क्या है? आइए नेचर को समझने का प्रयास करते हैं। नेचर कैसे निकालते हैं? तो पूरी की पूरी जो डिपेंड करेगा नेचर, वो करेगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। क्योंकि नेचर जानने के लिए हमें रूट के अंदर लिखी हुई संख्या बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी। हमें इस बात को देखना होगा कि ये संख्या जो होगी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी कि जीरो होगी। तीन ही संख्याएं तो होंगी, या तो कोई संख्या नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। यदि जीरो से बड़ी है तो पॉजिटिव है, जीरो से छोटी है तो नेगेटिव, और जीरो है तो आपका क्या है? तो आप कहेंगे जीरो है तो फिर जीरो है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ये सिंपल से बात को समझे हम। तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट बनेगा रूट्स का नेचर जानने के लिए, वो बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। यदि ये जीरो से बड़ा है, आप इस बात को बहुत बढ़िया से देख रहे हैं, यदि ये जीरो से बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव है। सिंपल सी बात है, जीरो से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव ही तो होता है। और यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा है यानी नेगेटिव, और नेगेटिव जैसे ही आएगा ना दोस्त, सीधा हम कह पाएंगे कि हमारा जो नंबर बनेगा वो तो इमेजिनरी यानी काल्पनिक नंबर बनेगा। इस बात को हम बहुत बढ़िया से समझते हैं। तो तीन कंडीशन बनती हैं, तीनों कंडीशन को हम बहुत बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हमने जानना है रूट का नेचर। नेचर यदि हम जानेंगे, हमने नेचर जानना है, तो नेचर जानने के लिए, रूट्स का नेचर जानने के लिए हम करेंगे क्या? बहुत ध्यान से इस बात को समझ पा रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बहुत ध्यान से समझिए, जीरो से छोटा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा है, तो रूट का जो नेचर बनेगा वो क्या बनेगा? काल्पनिक संख्या, यानी क्या होंगे? इमेजिनरी रूट होंगे हमारे। इस बात को हम समझ रहे हैं। यहां पर जो हमारे रूट होंगे वो क्या होंगे? तो आप यहां पर बताएंगे जो रूट होंगे हमारे वो इमेजिनरी रूट होंगे। इस बात को आप बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं। आपके जो रूट होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। यदि आप इस बात को और समझें, बहुत बढ़िया से आप यदि समझें, तो आपका दूसरा रिजल्ट बनेगा वो बनेगा बी स्क्वायर यदि माइनस 4ac का मान यदि जीरो से बड़ा है। यदि जीरो से बड़ा है तो सिंपल सी बात है कि यदि कोई रूट में संख्या पॉजिटिव आती है, क्या आती है मेरे भाई? पॉजिटिव। जीरो से बड़ी मतलब धनात्मक संख्या आती है। यदि धनात्मक संख्या आती है तो रूट में यदि नेगेटिव ना आए बस, तो बाकी जो सारे नंबर होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, यानी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो आपके जो रूट भी निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? रियल निकलेंगे, वास्तविक निकलेंगे। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। एक और स्टेप बनेगा, आप कहेंगे ऐसा भी तो हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान हो वो ना तो जीरो से बड़ा हो और ना ही जीरो से छोटा हो, वो जीरो के इक्वल ही हो। तो आप कहेंगे यदि जीरो के इक्वल आ गया तो भी क्या होगा? तो आप इस बात को बोल पाए कि रूट जीरो की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, यानी रूट वाली जो संख्या होगी उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। रूट जीरो यानी जीरो, जीरो को किसी नंबर में जोड़ो या जीरो को किसी नंबर में घटाएंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते इतनी बात आपकी बहुत बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी। यदि आपकी इतनी बात क्लियर है तो आपने करना क्या है? ध्यान से देखें, इधर भी आपके जो रूट निकलेंगे वो दोस्त कैसे निकलेंगे? रियल ही निकलेंगे। अब आपके पास एक और प्रश्न निकलेगा कि हम रूट को, इन दोनों रूट्स में हमारे पास फर्क क्या है? तो आप कहेंगे यहां जो रूट्स होंगे आपके, इस बात को समझिए, यहां जो आपके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल तो होंगे, साथ के साथ जो आपके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? सेम होंगे। यानी आपके जो रूट निकलेंगे वो समान रूट निकलेंगे। इसलिए निकलेंगे समान रूट क्योंकि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि x बराबर जो आपका जीरो हो जाएगा ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो पोर्शन है, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा x बराबर क्या बनेगा? माइनस बी अपॉन 2a। वो तो बाकी तो पोर्शन हमारा जीरो ही हो गया। तो फिर आप इस बात को समझे कि जो दो रूट निकलेंगे वो समान ही तो निकलेंगे, क्योंकि प्लस माइनस के प्रभाव से हमारे रूट अलग अलग जो होते थे वो पोर्शन तो हमारा खत्म ही हो चुका है। जब खत्म हो चुका है तो फिर क्या, किस बात का ये? यहां पर जो होंगे हमारे, लेकिन इस बात को आप समझें, यहां पर हमारे जो होंगे वो होंगे डिफरेंट। यहां पर हमारे जो रूट होंगे वो क्या होंगे? आप समझ पा रहे कि यहां पर जो हमारे रूट होंगे वो डिफरेंट रूट होंगे। स्पेलिंग पे ना जाना क्योंकि मैथ्स के टीचर हैं, यदि कोई होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? उम्मीद करते वैसे ठीक लिखी होगी। आइए हम इस बात को और समझें। इतनी सारी चीजों को हमने समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा इसका। इसको हम सॉल्व कहां, इसको हम यूज कहां कर सकते हैं, ये हमारा बहुत ध्यान से इस बात को हमें रखना है। इसको यूज करने के लिए हम करेंगे क्या? हमारा जो द्विघात समीकरण आएगा उसके हमें मूल्य यदि निकालना हो तो हम इसको बेहिचक यूज करेंगे। यदि हम समझदारी का वास्तव में प्रयोग करें तो हम इसको वहां भी प्रयोग कर सकते हैं जहां पर हमें द्विघात बहुपद यानी कि फैक्टर करने होते हैं, किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। थोड़ी सी हम समझदारी का प्रयोग करेंगे तो इसका हम प्रयोग अपने अपने समझ के हिसाब से काफी जगह कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करते हैं आज का सेशन हमारा बहुत बढ़िया रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।